नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसका अध्याय ये हम पढ़ रहे हैं फोर्थ, भारत के विदेश संबंध। आज इसमें हम पढ़ेंगे भारत की परमाणु नीति। भारत की परमाणु नीति क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से आपके साथ चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, हम बात करें तो सबसे पहले भारत की परमाणु नीति के बारे में। तो भारत की परमाणु नीति हमेशा से पहले प्रयोग नहीं करने की रही है कि परमाणुओं का कभी भी वह पहले प्रयोग नहीं करेगा। इस नीति के अनुसार भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा विद्यार्थियों, जब तक कि वह देश भारत के ऊपर हमला नहीं कर देता। और विद्यार्थियों, इसके अलावा भारत की नीति का एक और सिद्धांत यह भी है कि किसी भी गैर परमाणु संयंत्र देश के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी नहीं करेगा। तो भारत की जो परमाणु नीति है वो इस प्रकार की है कि वह पहले उसे प्रयोग नहीं करेगा। और इस दौर की एक खास बात यह भी है विद्यार्थियों कि भारत का परमाणु विस्फोट, भारत ने 1974 के मई में परमाणु परीक्षण किया और तेज गति से आधुनिक भारत के निर्माण के लिए नेहरू ने हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की टेक्नोलॉजी पर अपना विश्वास भी जताया। नेहरू की औद्योगिकरण की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक परमाणु कार्यक्रम भी था। इसकी शुरुआत 1940 के दशक में के अंतिम सालों में होमी जहांगीर भामा के निर्देशन में हो चुकी थी। भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल के लिए अणु ऊर्जा बनाना चाहता था और नेहरू परमाणु हथियार के खिलाफ थे। इन्होंने महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए जोर दिया। परमाणु आयुधों में बढ़ोतरी होती रही। साम्यवादी शासन वाले चीन ने 1964 के अक्टूबर में परमाणु परीक्षण किया। अणु शक्ति संपन्न बिरादरी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी थे। मतलब कि जो परमाणु परीक्षण इसके अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने अणु शक्ति की बिरादरी की जो बात कही है, इसमें यूएसए आता है, यूएसएसआर आता है, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, इनको स्थायी मेंबरशिप भी दी गई है, जिन्हें की वीटो पावर भी प्राप्त है। दुनिया के अन्य देशों पर 1968 की परमाणु अप्रसार संधि को थोपना भी इन्होंने चाहा और भारत हमेशा से इस संधि को भेदभावपूर्ण भी बताता रहा। भारत ने इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो इसे उसने शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया। भारत का कहना था कि वह अणु शक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल करेगा और इसी नीति के लिए वह दृढ़ संकल्प भी रहा। जिस वक्त परमाणु परीक्षण किया गया था वह दौर घरेलू राजनीति के लिहाज से बड़ा कठिन था। 1973 में अरब इजराइल युद्ध हुआ था और इसके बाद पूरे विश्व में तेल के लिए हाहाकार भी मच चुका था। अरब राष्ट्रों ने तेल के दामों में भारी वृद्धि कर दी थी और भारत इस वजह से आर्थिक समस्याओं से घिर चुका था और भारत में मुद्रास्फीति भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जैसा कि आप छठे अध्याय में भी इसको पढ़ेंगे। और इस वक्त में कई आंदोलन भी चल रहे थे और इसी समय देशव्यापी रेल हड़तालें भी हुई थी। देखिए विद्यार्थियों, इस कार्टून में क्या व्यंग किया गया है, बड़ा घनचक्कर है। क्या यह सारा मामला परमाणु बम बनाने का नहीं है? हम ऐसा सीधे सीधे क्यों नहीं कहते हैं? कहने का मतलब है कि भारत ने परमाणु बम भी बनाया और फिर ये कहते हैं कि हम इसका पहले प्रयोग नहीं करेंगे, इसका शांति के लिए ही हम इसे का प्रयोग करेंगे। हालांकि राजनीतिक दलों के बीच विदेश नीति के बारे में छोटे छोटे मतभेद जरूर हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में विभिन्न दलों के बीच राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित के मसलों पर व्यापक सहमति भी बनी हुई। इस कारण हम देखते हैं कि 1962 और 1971 के बीच जब भारत ने 3 युद्धों का सामना किया और इसके बाद के समय में भी जब समय समय पर कई पार्टियों ने सरकार बनाई तो विदेश नीति की भूमिका पार्टी की राजनीति में बड़ी सीमित रही। कुछ आगे की भारत परमाणु नीति। भारत ने परमाणु अप्रसार के लिए लक्ष्य को ध्यान में रखकर
की गई संधियों को विरोध किया और ये संधियां उन्हीं देशों पर लागू होने को थी जो परमाणु शक्ति से हीन थे। इन संधियों के द्वारा परमाणु हथियारों से लैस देशों की जमात के परमाणु शक्ति पर एकाधिकार को वैधता दी जा रही थी। इसी कारण 1995 में जब परमाणु अप्रसार संधि को अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया था तो भारत ने इसका विरोध किया और उसने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी यानी सीटीबीटी पर भी हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। उसने एनपीटी पर भी मना कर दिया और सीटीबीटी पर भी हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। उसे भेदभावपूर्ण संधि बताया। भारत ने 1998 के मई में परमाणु परीक्षण किए और यह जताया कि उसके पास सैन्य उद्देश्यों के लिए अणु शक्ति को इस्तेमाल में लाने की क्षमता है और इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किए। इससे क्षेत्र में परमाणु युद्ध की आशंका को बल मिला और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भारतीय उपमहाद्वीप में हुए इस परमाणु परीक्षण को लेकर बहुत नाराज भी थी। उसने भारत और पाकिस्तान दोनों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए जिन्हें बाद में हटा भी लिया गया। भारत की परमाणु नीति में सैद्धांतिक तौर पर यह बात स्वीकार की गई कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा लेकिन इन हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। भारत की परमाणु नीति से यह बात दोहराई गई और भारत वैश्विक स्तर पर लागू और भेदभावहीन परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है ताकि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की रचना हो सके। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से भारत ने पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासन काल में किया और इस परमाणु परीक्षण का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। और इसके बाद पोखरण 2 परीक्षण किया गया। मई 1998 में पोखरण परीक्षण रेंज पर किए गए 5 परमाणु बम परीक्षणों की श्रृंखला का एक हिस्सा ये था और भारत ने 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण परमाणु स्थल पर 5 परमाणु परीक्षण किए थे। इस कदम के साथ ही भारत की दुनिया भर में धाक भी जम गई थी और भारत पहला ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न देश बना जिसने परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए और इसलिए हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि ये दोनों ही संधियां भेदभावपूर्ण बताई गई। भारत द्वारा किए गए इन परमाणु परीक्षणों की सफलता ने विश्व समुदाय की नींद भी उड़ा के रख दी। इन परीक्षणों के बावजूद के कारण विश्व समुदाय ने भारत के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए थे लेकिन बाद में इन प्रतिबंधों को हटा भी लिया गया था। भारत ने 2003 में अपनी परमाणु नीति बनाई और भारत परमाणु नीति की बहुत सी विशेषताओं पर को भी उन्होंने रेखांकित किया। अभी देखिए विश्व राजनीति के बदलते समीकरणों में, जैसा कि आप इस किताब के 6 और 9वें अध्याय में भी आप पढ़ेंगे आगे, 1977 के बाद के दौर में कई कांग्रेस सरकारें बनी और इस दौर में विश्व राजनीति में भी नाटकीय बदलाव भी आए। इनका भारत ने के विदेशी संबंधों पर भी असर पड़ा। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। इस प्रकार इस सरकार ने घोषणा की कि सच्ची गुटनिरपेक्ष नीति का पालन किया जाएगा और इसका आशय यह था कि विदेश नीति में सोवियत संघ के प्रति आए झुकाव को खत्म किया जाएगा और इसके बाद की सभी सरकारों ने कांग्रेस या गैर कांग्रेसी चीन के साथ बेहतर संबंध बनाने और अमेरिका के साथ नजदीकी रिश्ते बनाने की भी पहल की। भारतीय राजनीति में ने आमतौर पर चलने वाली बहसों में भी भारत की विदेश नीति को विशेष तौर पर 2 संदर्भों में देखा। एक तो पाकिस्तान को लेकर भारत के रुख के संदर्भ में देखा और दूसरे भारत अमेरिकी संबंधों के संदर्भ में देखा। 1990 के बाद के दौर में अमेरिका समर्थन विदेश नीति अपनाने के लिए शासक दलों की आलोचना भी हुई और विदेश नीति हमेशा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई और रूस लगातार भारत का एक महत्वपूर्ण मित्र भी बना हुआ है। और लेकिन 1990 के बाद से रूस का अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी कम हुआ है और इसी कारण भारत की विदेश नीति में अमेरिका समर्थक रणनीतियां अपनाएगी। इसके अतिरिक्त मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में सैन्य हितों के बजाय आर्थिक हितों का जोर ज्यादा है और इसका भी असर भारत की विदेश नीति में अपनाए गए विकल्पों पर भी पड़ा। इसके साथ ही बच्चों
इस अवधि में भारत पाकिस्तान संबंधों में भी कई नई बातें जुड़ी और कश्मीर दोनों देशों के बीच मुख्य मसले के तौर पर कायम रहा, लेकिन संबंधों को सामान्य बनाने के लिए दोनों देशों ने कई प्रयास भी किए। सांस्कृतिक आदान प्रदान, नागरिकों की एक दूसरे के देश में आवाजाही, पारस्परिक आर्थिक सहयोग को दोनों देशों में ने बढ़ावा दिया। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच रेल और बस सेवा भी शुरू की गई। ये हाल के समय की सबसे बड़ी उपलब्धि भी रही। लेकिन इन सारे प्रयासों के बावजूद 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो गई और उड़ी हमला जो हुआ वह भी इस ऐसे माहौल में शांति प्रयासों को धक्का भी लगा। और लेकिन स्थायी तौर पर अमन कायम करने के लिए प्रयास जारी हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे विश्व बिरादरी में पाकिस्तान की इस प्रकार के व्यवहार की निंदा की है, और यह एक बहुत ही पाकिस्तान के लिए सोचनीय विषय है कि पाकिस्तान किस प्रकार से वैश्विक बिरादरी में अपने भूमिका को, अपने महत्व को गिराता जा रहा है। तो विद्यार्थियों, भारत की परमाणु नीति की विशेषताओं को एक बार हम बिंदुवार रूप में और बता देते हैं आपको कि भारत की जो परमाणु नीति है वो नीति है कहती है, सबसे पहली बात इसमें आती है कि इसका जो मूल सिद्धांत है, पहले उपयोग में नहीं। भारत कभी भी पहले परमाणु नीति का उपयोग नहीं करेगा। भारत पहले परमाणु नीति का प्रयोग नहीं करेगा, अर्थात नो फर्स्ट यूज, NFU इसको कहा गया। और इसको भविष्य में इस नीति में क्या बदलाव होता है यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। लेकिन वर्तमान में हमारी इस नीति के अंतर्गत सिर्फ यही है कि नो फर्स्ट यूज, NFU के रूप में इसको जाना जाता है। और दूसरी बात इसमें यह आती है विद्यार्थियों कि भारत अपनी परमाणु नीति को इतना सशक्त रखेगा कि दुश्मन के मन में भय बना रहे। इसके लिए यदि किसी देश ने भारत पर परमाणु हमला किया तो उसका प्रतिशोध इतना भयानक होगा कि दुश्मन को अपूर्णीय क्षति हो और वह जल्दी इस हमले से उबर ना सके। और अगली बात उसमें विशेषताओं में यह बताई जाती है कि दुश्मन के खिलाफ परमाणु हमले की कार्यवाही करने के लिए अधिकार सिर्फ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों अर्थात देश के राजनीतिक नेतृत्व को ही होगा। और परमाणु कमांड अथॉरिटी जो है उसका सहयोग अवश्य करेगी। जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है उनके खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भारत बिल्कुल भी नहीं करेगा। यदि भारत के खिलाफ या भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई रासायनिक या जैविक हमला भी होता है तो भारत इसके जवाब में परमाणु हमले का विकल्प इसके पास हमेशा खुला रहेगा। इस प्रकार से इन बिंदुओं को, इन बातों को जो है भारत ने अपनी परमाणु नीति की विशेषताओं में रखा है। और साथ में यह भी बताया उन्होंने कि परमाणु और प्रक्षेपण संबंधी सामग्री तथा प्रौद्योगिकी के निर्यात पर कड़ा नियंत्रण जारी रहेगा और परमाणु परीक्षणों पर रोक रहेगी। भारत परमाणु मुक्त विश्व बनाने की वैश्विक पहल का समर्थन भी करता है और भेदभावपूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण के विचार को आगे बढ़ाएगा कि किसी प्रकार से भी भेदभावपूर्ण जो निशस्त्रीकरण होगा उस पर किसी भी प्रकार से वह सहमत नहीं है, जैसे कि उसने NPT और CTBT का भी विरोध किया। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंतर्गत एक राजनीतिक परिषद तथा एक कार्यकारी परिषद भी होती है और राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होंगे और कार्यकारी परिषद अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA होती है। और NSA न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का निर्णय लेने के लिए जरूरी सूचनाएं भी उपलब्ध कराएगा और राजनीतिक परिषद द्वारा दिए गए निर्देशों का क्रियान्वयन भी करेगा। यह सच है विद्यार्थियों कि भारत में परमाणु हमला करने का निर्णय सिर्फ प्रधानमंत्री के पास ही होगा। हालांकि प्रधानमंत्री अकेले निर्णय नहीं लेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के पास एक स्मार्ट कोड जरूर होगा जिसके बिना परमाणु बम को नहीं छोड़ा जा सकता। परमाणु बम को दागने का असली बटन तो परमाणु कमांड की सबसे निचली कड़ी या टीम के पास ही होगा और जिसे परमाणु मिसाइल दागनी होगी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री जो है सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी से सलाह लेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सलाह लेगा और चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से भी सलाह लेकर के ही इस कार्य को पूरा करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें जो बताई गई है कि भारत कभी भी इसका पहले प्रयोग नहीं करेगा।
जब तक कि सामने से कोई भारत के ऊपर न्यूक्लियर यानी कि परमाणु शस्त्रों का प्रयोग नहीं करता है, तब तक वह इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसके लिए वह कटिबद्ध है। तो बच्चों, इसके साथ ही यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और इसमें हम कुछ प्रश्नों को इसमें देखते हैं कि इन बयानों के आगे सही और गलत को आपको निशान लगाने हैं। इसे आप अपनी नोटबुक में भी करने का प्रयास कीजिएगा। और इसके अलावा भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको आपके नोटबुक में लिखने के लिए दूंगी, जिसमें आप बता सकते हैं। जैसे इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित का सही जोड़ा आप मिलाइए। तो जितना भी हमने इसमें जो वीडियोस में हमने पढ़ा है कि पंचशील के सिद्धांत, बांटुंग सम्मेलन की बात है, दलाई लामा की बात है, 1956 है, ये आप सेल्फ कीजिएगा, स्वयं अभ्यास कीजिए। आप स्वयं अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने प्रश्नों के उत्तर देने में अधिक परिपक्व भी हो पाएंगे। इसके साथ ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर लेकर के आएंगे, 5th चैप्टर। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार एंड धन्यवाद।